कुंभ के मेले में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जो कि वहां पर भीख मांग रही है और उसने मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। हालत उसकी काफी ज्यादा खराब है और देखने से लग रहा है कि मानो इसने कई महीनों से भरपेट खाना तक भी नहीं खाया है। उसने अपना कटोरा सामने रख रखा है और लोग उसकी हालत को देखकर अपने आप ही उसे भीख देकर जा रहे हैं। तभी अचानक से एक व्यक्ति उसके कटोरे में कुछ पैसे डालता है और उस बुजुर्ग महिला की नजर उस व्यक्ति के चेहरे पर चली जाती है। जैसे उस व्यक्ति को देखती है तो बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगती है। इधर जो वह व्यक्ति था वह भीख देने के बाद आगे की तरफ बढ़ देता है क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो एकदम से वह बुजुर्ग महिला युगराज कहकर उसे आवाज लगाती है। अब जैसे वो व्यक्ति अपना नाम इस बेकारन के मुंह से सुनता है तो एकदम से पीछे पलटकर देखता है और जैसे ही यह व्यक्ति पीछे पलटकर देखता है तो वह बुजुर्ग महिला एकदम से वहां से खड़ी होती है और उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगती है। इस बात को सुनकर जो वह व्यक्ति होता है जिसका नाम युगराज होता है वह भी भावुक सा हो जाता है और उसकी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन था वह व्यक्ति और कौन थी यह बुजुर्ग महिला? क्या सच में ये इसकी माँ थी? अगर इसकी माँ थी तो ये कुंभ मेले में भीख क्यों मांग रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार काफी बड़ा है और सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते हैं। उस परिवार का जो सबसे छोटा लड़का होता है उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है केसरबाई। केसरबाई जो कि अपने पति का अच्छे से ख्याल रखा करती है और परिवार के साथ मिलजुल कर रहा करती है। लेकिन वो एक बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल केसरबाई और उसके पति की शादी को काफी दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं है। इसके बाद वो इधर उधर संतान के लिए चारों तरफ अपना इलाज भी कराते हैं और कई तरह के पीर फकीरों के पास भी जाते हैं ताकि उन्हें एक संतान का सुख प्राप्त हो सके। इधर उधर घूमते हुए उन्हें काफी दिन हो जाते हैं और काफी दिन बाद अचानक से उन्हें खुशखबरी मिलती है कि जो केसरबाई है वो गर्भवती है और अब कुछ दिनों में उसे संतान होने वाली है। इसके बाद जो केसरबाई के पति होते हैं वो इस बात को लेकर बड़े ही खुश होते हैं और पूरे परिवार के अंदर इस बात की खुशियां मनाई जाती हैं क्योंकि वो परिवार का सबसे छोटा लड़का था और वो लाडला था और उसको संतान ना होने का दुख पूरे परिवार को था। अब जैसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और कुछ दिनों बाद उसे संतान होने वाली है तो परिवार इस बात की बड़ी खुशी मनाता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ केसरबाई की डिलीवरी हो जाती है और उसने एक लड़के को जन्म दिया था। अब लड़के का जन्म हो गया था और परिवार वाले मिलकर उसका नाम युगराज सिंह रखते हैं। युगराज सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और माता पिता बड़े ही लाड़ चाव से उसे पाल पोसकर बड़ा करने लगते हैं। जैसे युगराज 6 साल का होता है तो उसी दौरान जो केसरबाई होती है उसका भाई जो कि मुंबई में रहकर अपना काम किया करता था वह उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाने लगता है। अब जो केसरबाई होती है वह अपने घर वालों से इस बात के बारे में चर्चा करती है और घर वाले भी उसे वहां पर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे केसरबाई वहां से जाने के लिए तैयार होती है तो उसी दौरान जो उनका बेटा युगराज होता है वह अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगता है। तो इसके बाद मजबूरन घर वालों को केसरबाई के साथ युगराज को भी भेजना पड़ता है और साथ में केसरबाई के पति भी उसके साथ चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग ट्रेन से वहां से मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में जो केसरबाई है वो अपने भाई से मिलकर उससे ढेर सारी बातें करती है क्योंकि काफी दिन उसे उससे मिले हुए हो गए थे। अब इसके बाद जब केसरबाई अपने भाई से मिलने के बाद वहां से वापस आ रही थी तो उसी दौरान रास्ते में ट्रेन का सफर करते वक्त उसके पति की आंख लग जाती है और केसरबाई की भी आंख लग जाती है। दोनों की जैसे ही आंख लगती है तो रास्ते में कोई स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर जो उनका बेटा था वह उतर जाता है। अब बेटा वहां पर उतर गया था और माता पिता को इसकी कोई भी खबर नहीं थी। दरअसल जो केसरबाई का पति था वो अपनी पत्नी से कहकर सोता है कि तुझे बच्चे का ख्याल रखना है और मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूं। लेकिन केसरबाई की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा रास्ते में किसी स्टेशन पर उतर गया है और इस बात के लिए वो अपने आप को दोषी मानती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका पति उसके रोने को सुनता है तो एकदम से खड़ा होता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। इसके बाद केसरबाई बताती है कि तुम्हारी भी आंख लग गई थी और मेरी भी आंख लग गई थी और उसी दौरान जो हमारा बच्चा है वो ट्रेन से गायब हो गया है, न जाने कहां है और उसे क्या हो गया है। इस बात को सुनकर जो उसका पति होता है एकदम से खड़ा होता है और पूरी ट्रेन में अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। ट्रेन लगातार चल रही थी और वो लोग अपने बच्चे को ट्रेन में इधर उधर ढूंढ रहे थे लेकिन ट्रेन के अंदर उनके बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब इसके बाद जो केसर होती है वह अपने आप को इस बात का दोषी मानती है और उसका पति भी उसे ही इस बात का दोषी मानता है।
है, क्योंकि उसने सोने से पहले उसको आगाह किया था, लेकिन उसकी पत्नी उसका ख्याल नहीं रख पाई और इसी वजह से आज उनका वो बेटा जो उन्हें काफी दिनों में मन्नतों के बाद प्राप्त हुआ है, वो बेटा अब उनके पास नहीं है। इसके बाद वो लोग बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनके बेटे का अता पता नहीं होता है और उदास होकर वह वापस से घर पहुंच जाते हैं। अब घर वालों को जब ये बात पता चलती है कि ये लोग अपने बच्चे को खो चुके हैं, तो इसके बाद जो घर वाले होते हैं वो केसर भाई के ऊपर चढ़ बैठते हैं और उसे बुरी तरह से धमकाने लगते हैं। केसर भाई का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका इकलौता बच्चा जो काफी मन्नतों से उन्हें प्राप्त हुआ था वह उनके पास नहीं है और ना जाने वो कहां होगा, किस हालत में होगा। और केसर भाई इस बात को लेकर टेंशन सी में हो जाती है और पागलों की तरह घर के अंदर रहने लगती है। जब पूरा परिवार देखता है कि बच्चा तो खो गया है, ऊपर से महिला भी पागल हो रही है, तो उसके बाद वो लोग उसे समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा खो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले की इच्छा रही तो और भी बच्चे तुम्हें हो जाएंगे, अपने जीवन को आराम से जियो। लेकिन केसर भाई को इस बात का बड़ा ही दुख होता है और यह बात उसके दिमाग में घर कर गई थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो केसर बाई होती है उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है और वह अपने घर वालों को पहचानने लगी थी और सब कुछ ठीक होता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसके बाद से केसर बाई को बार बार छोटी छोटी बातों पर ताना मिला करता, क्योंकि फिलहाल केसर बाई को कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इस बात को लेकर जो उसके परिवार वाले हैं वो उसे बार बार टॉर्चर किया करते। ये टॉर्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और एक दिन उसका जो पति होता है वो उससे कह देता है कि तूने मेरे एक बच्चे को तो मेरे से छीन लिया, अब तू यहां पर क्या कर रही है, इससे अच्छा तो तू इस घर को छोड़कर चली जा, कम से कम मैं दूसरी शादी कर लूंगा और कम से कम मेरी औलाद तो हो जाएगी। ऐसा कहकर उसे घर से निकलने के लिए कह देता है और उसके बाद खुद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। अब उसी रात केसर बाई सोचने लगती है कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे इनके साथ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यही सोचकर केसर बाई अपने उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाती है और दूसरे ही दिन जैसे पूरा परिवार देखता है कि केसर बाई इस घर को छोड़कर चली गई है, तो वो लोग उसे ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन केसर बाई उनके पास नहीं आती है और वह इधर उधर ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगती है। ना तो वह अपने मायके में गई थी, क्योंकि उसे अपने पति के बारे में पता था और अपने ससुराल वालों के बारे में पता था और वह नहीं चाहती थी कि वह उनके घर में रहे, क्योंकि उसका पति अगर दूसरी शादी कर लेगा तो उसकी वंशवेल इस दुनिया के अंदर चल जाएगी और यही वह चाहती थी। इसी वजह से ना तो वह अपने मायके जाती है और ना ही ससुराल के आसपास रहती है। वह इधर उधर दूर दूर जाकर अपना समय व्यतीत किया करती और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करती। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो केसर बाई होती है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो जाती है और अब उसके बस की काम करना बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद मजबूरन उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता है। और जहां पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती वह वहीं पर चली जाया करती और वहां पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती। मोस्टली कहीं पर भी मेला लगा करता तो वहां पर जाकर वह भीख मांगा करती और इसी तरह से समय बीतते बीतते अब समय आ जाता है 2025 का और 2025 में लगना था कुंभ का मेला। तो जो केसर बाई होती है वह कुंभ के मेले में भी आकर भीख मांगने लगती है। अब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, क्योंकि ना तो उनकी कोई देखभाल करने वाला था और ना ही केसर बाई का कोई अपना घर था जिस घर के अंदर रहकर वह अपना समय व्यतीत कर सके। उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी और 60 साल की उम्र में वह कुंभ के मेले में अपने सामने अपने कटोरा रखकर भीख मांग रही थी। तभी अचानक से उसके कटोरे में एक व्यक्ति भीख के लिए पैसे डालता है और जैसे केसर बाई उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो बहुत कुछ बातें उसे याद आने लगती हैं। दरअसल उस व्यक्ति के माथे पर एक निशान था और उस निशान को देखकर उसे लगने लगता है कि ये मेरा वही बेटा है जो मुझसे 24 साल पहले अलग हो गया था। और उसके बाद जैसे वह व्यक्ति भीख देकर जाने लगता है तो एकदम से वह युवराज नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। अब जैसे वो पीछे पलटता है तो केसर बाई समझ जाती है कि ये सच में ही मेरा युवराज है, क्योंकि उसकी निशानियां काफी ज्यादा पक्की थी। इसके बाद केसर बाई भाग कर जाती है और एकदम से उसके गले लिपट जाती है। इसके बाद युवराज उससे कहने लगता है कि आप कौन हो और इस तरह से मेरे गले क्यों लग रही हो। तो वो कहने लगती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूं और तू बचपन में मुझसे जुदा हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने तुम्हें काफी ढूंढा था, लेकिन तेरा कहीं भी कोई अता पता नहीं था। आखिरकार आज तू मुझे मिल ही गया। अब इस बात को सुनकर जो युवराज होता है वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी भी कुछ ऐसी कहानी थी। बचपन में वो अपने माता पिता से अलग हो गया था, लेकिन वह इस बुजुर्ग महिला को नहीं पहचान पाता है। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं और इस बात को देखकर जो युवराज का परिवार होता है वह भी बड़ा ही हैरान होता है। दरअसल युवराज के साथ वहां पर उसकी पत्नी भी आई थी और उसके 2 बच्चे भी आए थे। इसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठते हैं और युवराज उनसे पूछने लगता है क्या सच में ही आप मेरी माँ हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ बेटा मैं ही तेरी माँ हूं और मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। तो युवराज पूछने लगता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना। तो वो बताती है कि तेरे माथे पर यह निशान है, यह निशान तुझे बचपन में लगा था और इसके बावजूद भी इस निशान के थोड़ी ही साइड में एक तिल है और इस तिल को देखकर हम लोग
लोग कहा करते थे कि बच्चा बचपन से ही नज़र का टीका लेकर आया है, इसको तो किसी की नज़र लगेगी ही नहीं। अब जब बचपन में तुझे चोट आ गई थी तो ये तिल साइड में बच गया था और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये निशान जिंदगी भर इनके माथे पर रहेगा और इसे मिटाया नहीं जा सकता। तो इसी वजह से मैंने तुझे पहचान लिया है और मैं ही तेरी माँ हूँ और तुम इस तरह से हमसे ट्रेन में बिछड़ गए थे। अब इसके बाद युवराज को पूरा विश्वास हो जाता है और यह बात उसकी पत्नी भी सुन लेती है। जब पत्नी को पता चलता है कि ये उसकी सासू माँ है तो एकदम से वो अपने सर पे पल्लू रखती है और उनका आशीर्वाद लेने लगती है। अब युवराज को अपने परिवार की हल्की हल्की सी झलक याद थी, लेकिन फिलहाल वह अपने परिवार के बारे में जानना चाहता है और यह जानना चाहता है कि उसकी माँ यहाँ पर भीख क्यों मांग रही है। तो उसके बाद वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? हमारा तो काफी बड़ा घर था ना, जहाँ पर ढेर सारे लोग रहा करते थे। तो उसके बाद जो युवराज की माँ है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी पूरी कहानी सुना देती है कि किस तरह से वो घर छोड़कर आई है और तुम्हारे जाने के बाद वहां पर क्या क्या हुआ था। उसके बाद जो केसरबाई होती है वो युवराज से युवराज के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि बेटा, तूने अपना समय कैसे व्यतीत किया है और क्या क्या हुआ था उस समय के बाद तुम्हारी जिंदगी में। तो वो बताने लगता है कि माँ, वहां पर जब तुम लोग सो गए थे तो उसके बाद मैं ट्रेन से निकल जाता हूँ बाहर पानी पीने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे पानी तो नहीं मिलता है और इतनी ही देर में जिस ट्रेन से मैं आया था वो ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ लेती है। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता हूं और एक और ट्रेन उसी जगह पर आकर खड़ी होती है तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊं और यहां से मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा जहां पर वो पहली ट्रेन गई है। इसके बाद मैं उस ट्रेन में बैठ जाता हूं और बैठने के बाद वो ट्रेन मुझे दिल्ली ले आती है। दिल्ली में आने के बाद मैं इधर उधर ऐसे ही भटकता हूं खाने की तलाश में और अपना समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी सहारा नहीं मिलता है और मैं ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता हूँ। भटकते भटकते मैं एक होटल के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और वहां पर बन रहे पकवान को देखकर मुझे बहुत जोर से भूख लगने लगती है। अब होटल मालिक इस बात को नोटिस कर लेता है। जैसे वो देखता है कि एक बच्चा जिसको बहुत तेज भूख लगी है और वो खाने की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा है, तो उसके बाद होटल मालिक मुझे बुलाता है और बुलाने के बाद अपने पास बिठाकर खाना खिलाने लगता है। उस होटल मालिक की कोई संतान नहीं थी और उसने उसके बाद मेरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद मुझे अपने पास ही रख लिया। वो होटल मालिक अभी भी हैं और मैं उन्हीं की देखभाल किया करता हूं और उन्होंने ही मेरी शादी कराई है इस लड़की से। इस लड़की का नाम सोनम है। इसके बाद जो युवराज होता है वो केसरबाई से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि माँ, मेरे साथ चलो, वहीं पर तुम भी रह लेना जहां पर हम रह रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब केसरबाई पहले तो मना करती है, लेकिन युवराज जिद करके उसे अपने साथ ले जाता है और वहां से वो सभी लोग दिल्ली उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर युवराज रहा करता था और वहां पर होटल चलाया करता था। अब जब होटल मालिक को ये पता चलता है कि युवराज की माँ उसे मिल गई है तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, भले ही तुम अपने परिवार से अलग जरूर हुए लेकिन दोबारा से तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है। अब जैसे युवराज परिवार का नाम सुनता है तो उसके बाद अपने गांव के घर को याद करने लगता है और उसके मन में इच्छा जागती है कि वह अपने परिवार के पास जाए और उनसे भी मिलकर आए। इसके बाद जो युवराज होता है वह होटल मालिक से कहने लगता है कि बाबूजी, मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं परिवार को देखकर आ सकता हूं। इस बात को सुनकर जो होटल मालिक होता है वह खुशी खुशी उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम जाना चाहो तो बेशक से जा सकते हो और वहां पर 2-4 दिन रुक कर भी आना। ऐसा कहकर वो उसे जाने के लिए कह देता है। तो इसके बाद जो युवराज होता है अपनी माँ को लेकर उस गांव के लिए निकल जाता है और माँ को पूरा रास्ता पता था और घर के बारे में सब कुछ पता था। युवराज अपने उस गांव में पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो खेला करता था और वो सारी बातें उसे याद आने लगती हैं। गांव के अंदर आने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक हो जाती है और गांव के अंदर घुसते ही वह अपने घर को अपने आप ढूंढ लेता है। जहां पर उनका पहला घर बना हुआ था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान घर बन गया था और उस घर के अंदर ढेर सारे लोग रहा करते थे। इसके बाद युवराज अपनी माँ के साथ उस घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से उसके पिता, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, वही दरवाजा खोलते हैं। अब जैसे युवराज के पिता युवराज के सामने आते हैं तो युवराज उन्हें पहचान लेता है और एकदम से उनके गले लग जाता है। अब जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति जो घर के अंदर से निकला था वह देखता है कि कोई दरवाजे पर आया है और अचानक से उसके गले लग गया है तो एकदम से उससे कहने लगता है कि अरे भाई, कौन हो और इस तरह से मेरे गले क्यों पड़ रहे हो। साथ में युवराज का परिवार भी था और साथ में उसकी केसरबाई माँ भी थी। अब केसरबाई अपने पति को पहचान लेती है और वो कहने लगती है कि शायद तुमने हमें नहीं पहचाना, मैं केसर हूं और ये हमारा बच्चा युवराज है। अब इस बात को सुनते ही जो बूढ़ा पिता होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से युवराज को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा, तू यहाँ पर कैसे और इतने दिनों बाद तुम्हें घर की याद कैसे आ गई और कैसे कैसे तुम्हें घर का पता चला। इसके बाद जो युवराज होता है वह अपनी पूरी कहानी अपने पिता को सुनाता है। इधर जो केसरबाई होती है उसके बाद
बाद की पूरी कहानी अपने पति को सुनाती है। इधर जो युवराज का पिता था वह भी पीछे की पूरी कहानी उन सभी लोगों को सुनाता है। दरअसल केसर बाई के जाने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी नहीं की थी और वह गांव के अंदर ही रहा करता है। वह केसर बाई से प्यार किया करता था, लेकिन केसर बाई जब से उसे छोड़कर गई है, उसके घर वालों ने तो कई बार कहा था कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो अपनी उस गलती पर पछताता रहता है कि उस रात अगर मैं अपनी पत्नी को ऐसा नहीं बोलता तो वो इस घर को छोड़कर नहीं जाती। वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि केसर बाई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन केसर बाई उल्टा उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी और इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं अपना घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद पूरा परिवार दोबारा से मिल जाता है और वो लोग इस बात को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। परिवार के सभी सदस्य इस बात से बड़े ही खुश हैं और गांव के अंदर भी हाहाकार मच जाता है कि वो बच्चा जो ट्रेन में खो गया था आज से 24 साल पहले, वो दोबारा से आ गया है और ये लोग सभी एक साथ रहने लगते हैं। अब फिलहाल तो युवराज अपने परिवार के साथ उसी घर में है, राजस्थान वाले में, जहां पर उसका पिता रहा करता था और अब एक वो आलीशान घर है। लेकिन उसने तय कर रखा है कि वो दिल्ली में रहकर अपने उस पालने वाले पिता के पास रहेगा और उन्हीं के रोजगार को देखेगा तब तक वो जिंदा हैं। बाद में भले ही वो वहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी इस बात का कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक महिला कुंभ के मेले में भीख मांग रही थी, लेकिन उसे उसका 24 साल से बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाता है और उसके बाद उनका परिवार दोबारा से मिल जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।